सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में कॉस्ट सब्जेक्ट में, जो कि आपका पेपर नंबर भूल गए 16, आपके ग्रुप का 4th पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। बट हाँ, आप भी समझ गए कि उस दिन हमने नए सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं सीखा। हमने सिर्फ कॉस्टिंग का बेसिक सीखा कि कॉस्ट में क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है 5 लाख रुपए का, तो बताइए क्या ये मेरी कॉस्ट है? No, sir. No, sir. मटेरियल परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल परचेज्ड हमारे लिए कॉस्ट नहीं है। बट अगर इसमें से मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया और कंज्यूम कर लिया 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, तो बताओ क्या ये मेरे लिए कॉस्ट है? Yes, sir. यस सर। खरीदना कितना है उससे मतलब नहीं है, काम में कितना लेना है वो हमारे लिए कॉस्ट है। पर मान लीजिए ये जो मटेरियल कंज्यूम किया है ना, इसका मैंने पेमेंट नहीं किया है, क्या अब भी आप इसको कॉस्ट बोलोगे? यस सर। Yes, sir. हम बोल रहे थे कि पेमेंट किया या नहीं किया ये भी मैटर नहीं करता है, अमाउंट शुड बी यूज्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकर्ड। तो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड अ कॉस्ट। तो मान लो हमारे होम में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ठीक है, हम जितना लाइट यूज़ करते हैं उसका बिल आता है। तो 12,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, बताओ क्या ये मेरे लिए कॉस्ट है? नो, क्योंकि ये घर का बिल है। घर के बिल का इस सब्जेक्ट में क्या लेना देना? ठीक है, ये तो ड्राइंग्स है। ठीक है, अपने बिजनेस का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो हम उसे कॉस्ट ज़रूर मानते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरह से 3 कीवर्ड याद रखने होते हैं हमें कि कॉस्ट का मतलब अमाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, कॉस्ट का मतलब इनकर होना ज़रूरी है, और कॉस्ट का मतलब बिजनेस के लिए होना ज़रूरी है, तभी हम उनको कॉस्ट बोलेंगे। मनी में होना ज़रूरी है, यूज़ होना ज़रूरी है, और बिजनेस में यूज़ होना ज़रूरी है, तभी कॉस्ट बोलेंगे। हाँ, बिजनेस 3 तरह के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, सर्विस बिजनेस भी हो सकता है, और ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमने समझा था कि टेंजिबल आउटपुट बनाया जाएगा, सर्विस का मतलब इनटेंजिबल आउटपुट बनाएंगे, और ट्रेडिंग का मतलब है जैसा खरीदा Buying and selling. हाँ वैसे ही बेच देंगे, जिस फॉर्म में खरीदा उस फॉर्म में बेच देंगे। हाँ, मैंने इसीलिए बोला जैसा खरीदा वैसा बेचा तो ट्रेडिंग है। पर अगर आप सोचो कि मैं तो ना, मान लो बॉटल्स ऑफ वाटर खरीद लूँ, तो मैं तो 5-5 लीटर के बॉटल ऑफ वाटर खरीद लूँ, फिर उसको 1-1 लीटर की बॉटल में पैक करके बेच दूंगा सर, तो आपने फॉर्म बदल दिया, तो मतलब वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाता है, वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता। हाँ, ट्रेडिंग में मेनली होलसेलर और रिटेलर आ जाते हैं, जो जैसा खरीदते हैं एज इट इज़ आगे पास कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लो मैं दूध से दही बना रहा हूँ तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग ही है ना, फॉर्म बदल रहा हूँ मैं उसका। अच्छा, फिर मैंने इसमें एक और एग्जांपल दिया था कि मान लो एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी देनी होती है, तो मैंने इस एम्प्लॉई से सितंबर में काम करवा लिया, सितंबर में मैंने उससे पूरे महीने काम करवाया और 5,000 रुपये महीने की सैलरी ड्यू बनती है, तो मैं उसे पैसे दे नहीं पाया, तो बताओ क्या सितंबर की कॉस्ट में इस 5,000 को इंक्लूड करोगे? करेंगे sir. तो अगेन Yes, sir. आउटस्टैंडिंग है, पैसा नहीं दिया है तो भी आपके लिए खर्चा है।
पर क्या हुआ, ऐसे ही फिर अक्टूबर का जब देने लगे 5,000 रुपये का, तो उसने बोला सर नवंबर का भी एडवांस दे दो, और इसलिए हमने 5,000 रुपीज़ और दे दिए। तो बताओ अक्टूबर में कॉस्ट कितनी मानोगे? 5,000। किसी को एडवांस में अगर पेमेंट कर दिया तो उसको कॉस्ट नहीं मानेंगे। अच्छा, हम लोग ना एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, मशीन लगा देते हैं और उस पर लेबर काम करता है। मैंने सोचा लेबर हटाओ, इसकी जगह रोबोट्स लगा दो। लेबर हटाओ, उसकी जगह रोबोट लगा दो। आजकल लग रहे हैं ना रोबोट, हर जगह रोबोट यूज़ हो रहे हैं, हर जगह रोबोट यूज़ हो रहे हैं। जैसे आजकल तो रेस्टोरेंट तक में रोबोट यूज़ हो रहे हैं। एक है रोबोट, हाँ, येलो हाउस, ठीक है, रोबोट रेस्टोरेंट है, रोबोट सर्व करते हैं वहाँ पर। तो अब मुझे बताओ, ये रोबोट्स जो है हमने यूज़ किए, तो ऑब्वियसली रोबोट के भी पैसे लगे होंगे। मान लो 10,000 रुपये लगते हैं रोबोट लाने में, तो बताओ क्या ये मेरी कॉस्ट है? क्यों? नो सर, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ये पूरा एक बार में यूज़ थोड़ी हो जाएगा, एक साल में ही थोड़ी यूज़ हो जाएगा। हाँ, अगर आप बोलते हो हाँ सर इसकी लाइफ एक साल ही है, तो मैं बोल दूंगा 10,000 रुपये मेरी कॉस्ट है। बट इफ़ यू से कि नहीं, ये तो 4 साल चल जाएगा सर, तो मैं इसमें से अपना पोर्शन निकाल लूँगा, एक साल का 2,500 रुपये का डेप्रीसिएशन लगा दूंगा, और वो मैं कॉस्ट में इंक्लूड कर लूँगा। समझ में आ रहा है? और इसी तरह से मैंने बोला था कि मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और इसमें 10,000 kg रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ, 1 किलो 2 रुपए का है, तो मैं 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल इसमें फीड कर रहा हूँ। इसमें से वेस्ट हो गया 1,000 kg, और बाकी से मेरा गुड्स बन के बाहर आ गया, है ना, ये फिनिश गुड्स बन गए मेरे। तो अब बताओ कॉस्ट कितनी बोलोगे? तो हम बोलते पूरा 20,000 कॉस्ट है। ये तो नॉर्मल लॉस है, ये तो होता ही रहेगा, तो चलता रहेगा ऐसे। उसको गुड यूनिट्स ही वेयर करेंगे, वो फिनिश गुड्स ही वेयर करेंगे, इसलिए कॉस्ट तो पूरी 20,000 ही मानूंगा। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है ये सब? चलिए, इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टूडेंट्स, कि जो आप ये कॉस्ट समझ लिए कि कॉस्ट क्या होता है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो 4 पार्ट क्या क्या थे? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अराउंड 70% ऑफ द कोर्स, कॉस्टिंग वाला कोर्स, क्यूटी वाला कोर्स तो अलग है 40 मार्क्स का, जो आपका 60 मार्क्स का कोर्स है, उसमें अराउंड 70% कोर्स इसी पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल कौन सा है, फिक्स कौन सा है। अगर ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपका 99% क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी कोई पॉइंट ही गलत पढ़ लिया, उसकी वजह से गलत हो गया, वो अलग चीज़ है। बाकी कंसेप्चुअली कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स मुझे याद दिलाना। अगर मैं बोलूँ कि मैं 8,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट 60,000 लग रही है। और अगर मैं 10,000 बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट 75,000 लग रही है। तो क्या बोलते हो, ये इनमें से चारों में से कौन सा है? वेरिएबल। ये वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल, ये क्यों लगा आपको सेमी वेरिएबल? तो वेरिएबल है, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही ऑब्जर्व मत करो, बस खाली उसको कैलकुलेटर में चेक करो। क्या सिखाया था रूल? कि सेम प्रपोर्शन में चेंज होता हुआ लगेगा और या फिर पर यूनिट सेम लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट चेक कर रहा हूँ, तो पर यूनिट में आया था 7.5 रुपये और 7.5 रुपये, क्योंकि दोनों में पर यूनिट सेम आ रहा है, तो ये तो वेरिएबल है ही। ऐसे हर कॉस्ट को सेमी वेरिएबल बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम प्रपोर्शन में बदल रहा है, या ऐसे चेक कर लो, 60,000 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 75 ही तो आ रहा है, तो ये वेरिएबल है विदाउट एनी डाउट। सेमी वेरिएबल कब होता? जब मैं बोलता कि मैं 8,000 बना रहा हूँ,
तो कॉस्ट लग रही है 60, पर अगर मैं 10,000 बना रहा हूं तो 74 लग रहा है। अब पर यूनिट चेक करो, अलग आ रहा है। और इसको हम फिक्स्ड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिक्स्ड होता तो 8 बनाओ चाहे 10 बनाओ, वो तो दोनों में सेम ही रहता। ठीक है, तो अब ये सेमी वेरिएबल है। करो सेग्रीगेट करो, याद दिलाओ। 56,000 तो वेरिएबल है। 56 और 4000। फिक्स कॉस्ट 4000, तो Yes, इसमें sir. वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 56,000 एंड 70,000, और फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 4,000 एंड 4,000। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, तो 14,000 डिवाइड बाय 2,000, तो 7 रुपीज आया। तो 7 रुपीज हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। 8,000 इंटू 7 56,000 एंड 10,000 इंटू 7 70,000 एंड बैलेंस 4,000 रुपये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, और स्टेप फिक्स कौन सा था? स्टेप फिक्स तो एकदम अलग ही दिखता है। हाँ, बोलेंगे अप टू 8,000 60,000 रुपीज and 8,001 to 10,000 74,000 रुपीज। तो ऐसे रेंज वाइज जब कॉस्ट लगने लग जाए कि अप टू 8,000 मतलब 0 से लेके 8,000 तक कुछ भी बनाओ, आपका फिक्स्ड है 60 लगेगा, पर अगर 8 से ऊपर गए तो फिर आपका 14,000 बढ़ेगा। तो फिर हम बोलेंगे यही तो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था ना। तो हमारा रिवीजन आज कंटिन्यू चलेगा। हम बेसिक्स ही रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट on the basis of nature of element। Classification of cost on the basis of nature of element। Classification of cost on the basis of nature of element। कल जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो था उसके बिहेवियर के हिसाब से कि वो कैसा बिहेव करेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या वो भी चेंज होगा, वो बिहेवियर पैटर्न पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अगेन ये आप लोग का पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज ही करा रहा हूँ। कॉस्ट के 3 एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। पहला एलिमेंट होता है मटेरियल, दूसरा एलिमेंट होता है लेबर, और तीसरा एलिमेंट होता है एक्सपेंसेस। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। पर क्या है, ये मटेरियल फर्दर क्लासिफाई हो जाता है into direct material and indirect material। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है, तो एक हो जाएगा डायरेक्ट लेबर और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। एंड सेम रूल अप्लाइज फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होंगे, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनके टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट
याद होगा इंटर में बोलते थे प्राइम कॉस्ट, या इसको बोल देते हैं ये लोग कभी कभी डायरेक्ट कॉस्ट। और ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड भी फिर फर्दर क्लासिफाई हो जाता है। ओवरहेड फर्दर क्लासिफाई हो जाएगा, बता सकते हो कौन कौन सा? नहीं, हाँ, प्रोडक्शन फिक्स्ड वेरिएबल नहीं बोलना है, वो तो वॉल्यूम के बेसिस पे बोल ही दिया ना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यही आज का डिस्कशन है हमारा। हाँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लिखा हुआ आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना। तो ये समरी है इस बात की कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये क्लासिफिकेशन हमें सही से आता है, अगर नहीं आता है तो उसको इम्प्रूव कर लें। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ना एक मशीन खरीदी, ये कॉपी कर लिया सबने? सर 1 मिनट। हाँ, हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे मान लीजिए मैंने ना एक मशीन खरीदी, तो बताओ वो इनमें से किस में जाएगा? किसी में भी नहीं। ओवरहेड्स में। हाँ, ये आंसर सही है, किसी में भी नहीं। अरे आपको बता तो दिया कि मशीन तो कॉस्ट ही नहीं है, मशीन खरीदना तो कॉस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं कि इनमें से कहाँ जाएगा? जो मेरी कॉस्ट होगी उसी को तो क्लासिफाई करूँगा। ठीक है, आप पूछो सर मशीन फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, मैं क्यों बताऊँ? जब मशीन कॉस्ट ही नहीं है तो मैं उसका क्लासिफिकेशन भी नहीं करूँगा। जो कॉस्ट होते हैं उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, वो मेरे लिए कॉस्ट है, तो अब पूछोगे कि सर कहाँ डालना है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, पर जो चीज़ कॉस्ट नहीं है उसके बारे में सोचना भी मत। तो कई बार ऐसा हो जाता है जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो बोलते हैं सर बिल्डिंग दी हुई है 5 लाख की, आपने तो उसको किसी कॉस्ट में डाला ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ वो कॉस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊँ कि उसको किस हेड में लेना है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, सबसे पहला टर्म जो मैंने यूज़ किया स्टूडेंट्स वो है यहाँ पर मटीरियल। द फर्स्ट टर्म यूज्ड हियर इज मटीरियल। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी थी उसका बिल भरा हमने, 10,000 रुपये लग गए, तो क्या मैं उसको मटीरियल में इंक्लूड करूं? नो सर। मटीरियल में नहीं लेते इलेक्ट्रिसिटी को, पेमेंट है। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ वो तो मटीरियल है। अच्छा, मैंने ना एक एम्प्लॉई हायर किया अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए और मैंने 5,000 रुपये उसको सैलरी पे करी,
बताओ क्या मैं उसे मटेरियल बोल सकता हूँ? उसको भी No, नहीं sir. बोलोगे मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहे हो वो भी मना कर रहे हो आप, ठीक है। सैलरी दे रहे हो वो भी मना कर रहे हो आप। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, क्या उसको तो मटेरियल बोल दूं? वो भी नहीं No, है। sir. अरे यार। No, sir. अच्छा, मैं ना लुब्रिकेंट्स यूज कर रहा हूँ, मशीनरी में ऑयल ग्रीस ये सब लगता रहता है ना, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। तो बताओ लुब्रिकेंट्स यूज कर रहा हूँ तो क्या उसे मटेरियल बोल दूं? No, sir. लुब्रिकेंट मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल। लुब्रिकेंट मटेरियल है। जैसे किसी ने नए न्यू भी मतलब मना किया कि नो सर, पर ध्यान रखो लुब्रिकेंट भी एक मटेरियल ही होता है, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे डिसाइड करते हैं, पर अभी एक बार हम एग्जांपल वाइज चल रहे हैं। तो लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल, और ये आपने सही बोला कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, ठीक है। मटेरियल एक्चुअली दो पार्ट में क्लासीफाई इसीलिए होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन में एकदम मेजर पार्ट के जैसे यूज होते हैं, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है, उनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनविजिबल तो नहीं बोलेंगे, पर सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इनविजिबल तो बहुत सारी चीजें होती है। आज जैसे ये फैन है, तो इस फैन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है आपको दिख रहा है क्या? सब इनविजिबल ही है, और क्या? तो वो इनडायरेक्ट हो गया, उसके अंदर मोटर लगा हुआ है, उसको इनडायरेक्ट बोलोगे? तो ऐसे विजिबल इनविजिबल नहीं बोलते, अपन ये बोलते हैं कि क्या वो ज़रूरी है या वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मशीनरी का कोई पार्ट्स लगा दे तो वो ज़रूरी है, पर मशीनरी में ऑयल डालना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो स्मूथ चलता रहे इसलिए डाल दिया जाता है। जैसे पैकिंग, पैकिंग करी हमने, तो बताओ क्या वो मटेरियल है? हमने पैक किया प्रोडक्ट को, तो क्या वो मटेरियल है? हाँ, वो मटेरियल नहीं है, वो फिक्स द सेट है। सर एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर है, तो क्या ये कॉस्ट है? और अगर Yes, कॉस्ट sir. है तो फिर बताओ ना कि वो मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल तो नहीं है। मटेरियल ही है। मटेरियल है सर। प्रोडक्ट की पैकिंग करी ना, वो भी मटेरियल ही कहलाता है। इनडायरेक्ट। हाँ, मैं बता देता हूँ, पैकिंग दो तरह के होते हैं। पैकिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी पैकिंग यस और सर। एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट में फर्स्ट पैकिंग होती है, जिसके बिना प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते आप, वो कहलाती है प्राइमरी। और जो आप बोल रहे हो कि हम तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं सर, हम तो डिलीवरी करने के लिए पैकिंग कर रहे हैं सर, हम तो बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं, हम तो कार्टन्स में पैक कर रहे हैं सर, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जा रहा है। पर दोनों ही पैकिंग मटेरियल तो है, पर जो प्राइमरी पैकिंग है वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसका वो ज़रूरी है, उसके बिना प्रोडक्ट अधूरा है। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट किस में पैक होता है? ट्यूब बॉक्स में। में। ट्यूब में। ऐसा कभी सुना है बोले पाव भर टूथपेस्ट दे दो, पैकेट में डाल के दे देगा, है ना? हम जानते हैं टूथपेस्ट बिना ट्यूब के नहीं मिल सकता, वो ज़रूरी है उसको बेचने के लिए, उसके बिना कस्टमर को दिया ही नहीं जा सकता, तो वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। पर मान लो मुझे 100 टूथपेस्ट मैंने बना लिए, ट्यूब में पैक कर दिया, अब मुझे 100 टूथपेस्ट कहीं पे डिलीवर करना है, तो अब मैं बॉक्सेस वगैरह में पैक करके उसको फिर लेके जाऊंगा एक साथ, ऐसे हाथ में तो उठा के लेके नहीं जाऊंगा। तो अब वो प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं था, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी था, तो हम बोलेंगे वो सेकेंडरी है और वही इनडायरेक्ट है। तो जो ज़रूरी मटेरियल होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो ज़रूरी नहीं होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। पर सर मटेरियल बोल किसे रहे हो आप, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। आप बोल रहे हो लुब्रिकेंट मटेरियल है, आप बोल रहे हो पैकिंग मटेरियल है, पर हम जब बोले कि इलेक्ट्रिसिटी तो आप मना कर दिए। कैसे डिसाइड कर रहे हैं सर आपकी क्या मटेरियल है और क्या नहीं है? तो मैं बोलूँगा जो भी टेंजिबल चीज़ें होती हैं,
टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील देख कर सकते सकते हैं। हैं, वो टेंजिबल है। और नॉन लिविंग आइटम है, जो भी टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम आप यूज कर रहे हो वो मटेरियल है। टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम, तो जैसे मेरा पहला एग्जांपल था इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो टेंजिबल है? बोले हाँ सर हम तो रोज ही टच करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करते अपन उसके वायर को टच करते हैं, ठीक है, वायर्स वगैरह हाथ में ले लेते हैं, पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो जब टच होता है ना तो करंट मारता है बहुत जोर का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम टच नहीं करते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल आइटम, और इस वजह से मैं उसको मटेरियल बोल ही नहीं सकता। पर मैंने बोला लुब्रिकेंट्स, क्या वो टेंजिबल आइटम है? ठीक है, नॉन लिविंग आइटम है, तो वो मटेरियल है। मैंने बोला पैकिंग मटेरियल, प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहा हूँ, चाहे वो सेलोटेप लगा रहा हूँ, चाहे मैं उसमें पेपर लगा रहा हूँ, चाहे मैं उसमें प्लास्टिक लगा रहा हूँ, टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम है तो उसको मटेरियल बोलना है। पर जब मैंने बोला कि लेबर है, तो लेबर को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो लेबर टेंजिबल तो है पर लिविंग है, नॉन लिविंग थोड़ी है, तो लेबर को हम लोग मटेरियल नहीं बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मटेरियल सिर्फ वही है जो टेंजिबल और नॉन लिविंग हो। तो अगर आपको लगे कि बिजनेस में हम कोई भी टेंजिबल या नॉन लिविंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं सर, तो आज से हम लोग उसको मटेरियल हेड में ही लिया करेंगे। पहले इंटर में क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट अब फाइनल का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं को मटेरियल में लिया जाता है। तो अगर मशीन मेरी कॉस्ट होती ना, अगर बोल रहा हूँ, वैसे तो होती नहीं है, अगर मशीन मेरी कॉस्ट होती तो फिर वो भी मटेरियल ही कहलाता, क्योंकि वो भी टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम ही है। अगर रोबोट्स को हम लोग कॉस्ट बोलने लग जाते तो फिर उस केस में वो भी मटेरियल कहलाता, फिर वो लेबर में नहीं जाएगा, फिर वो एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। बट हाँ, हमें पता है कि मशीन को, रोबोट्स को कॉस्ट बोलते ही नहीं है, उन पे तो डेप्रिसिएशन लगता है, तो फिर वो डेप्रिसिएशन को मटेरियल नहीं बोल सकते ना। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है डायरेक्ट किसे बोल रहा हूँ और इनडायरेक्ट किसे बोल रहा हूँ? जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, जो लगे सर इसके बिना तो मेरा प्रोडक्ट ही अधूरा है सर, तो बस उसी को डायरेक्ट बोल देना। और जो लगे कि सर ये जरूरी तो नहीं लग रहा, तो बस उसी को इनडायरेक्ट बोल देना। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी ऑयल ही बोला है ना, मैंने अभी बोला कि हम लोग ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग में ऑयल यूज किया, तो क्या ये टेंजिबल है? बोलिए, ऑयल टेंजिबल है, नॉन लिविंग है, तो यानी ये मटेरियल तो है। अब मैंने ये ऑयल क्या किया, सोप में डाल दिया, साबुन में ऑयल डाल दिया। साबुन में ऑयल होता है अगर नहीं पता हो तो, है ना, तभी वो स्मूथ रहता है। तो मैंने सोप के अंदर ऑयल डाल दिया, जैसे वो पियर्स साबुन नहीं आता क्या, उसका तो नाम ही है ये ग्लिसरीन युक्त साबुन, है ना, ग्लिसरीन इंक्लूडेड है उसमें, तो यानी ऑयल है उसमें। तो बताओ क्या बोलोगे, डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट। तो प्रोडक्ट का जरूरी चीज हो गया। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ये मशीन के अंदर डाल रहा हूं और उस मशीन से मैं सोप बनाऊंगा, तो अब मैं बोलूंगा ये तो इनडायरेक्टली सोप के लिए काम आ रहा है, बाकी ऐसे कोई जरूरी चीज नहीं थी कि सोप के अंदर ही डाल दे सीधे। आ रहे समझ में? पैकिंग मैंने बोला, पैकिंग दो तरह की होती है। पैकिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो जरूरी है तो वो डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंडरी पैकिंग जरूरी नहीं है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल हो सकते हैं कंपोनेंट्स। एक मिनट, कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, ये दो टर्म यूज होते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो क्या आपको इन दोनों का मीनिंग सेम लगता है?
कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट क्या दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग है? देयर इज अ डिफरेंस। तो बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है? इंग्रेडिएंट्स जो अपन उसमें डाल रहे हैं चीजें, कंपोनेंट जो बन के आ रहा है वो तो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना, कंपोनेंट थोड़ी बनेगा। इंग्रेडिएंट जो हम प्रोडक्ट में डालते हैं, तो फिर कंपोनेंट क्या होता है? पार्ट्स होते हैं सब प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के पार्ट्स। तो फिर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? वो प्रोडक्ट के पार्ट्स नहीं होते? उनको प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, कंपोनेंट रॉ मटेरियल नहीं होते? सर इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर बन के कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कंपोनेंट्स डिफरेंट पार्ट्स होंगे प्रोडक्ट के जो असेंबल होके कुछ बनेगा। हाँ, तो क्या मेन फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली आप दोनों चीज़ें तो लगा रहे हो। कंपोनेंट्स में सर वो कंपोनेंट जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कार, जैसे कार है तो उसमें व्हील लगी हुई है, तो क्या बोलोगे, इंग्रेडिएंट है या कंपोनेंट है? कंपोनेंट है और आप बोल रहे हो वो जरूरी नहीं है। बोले बिना पहियों के गाड़ी चलेगी सर, हवा में उड़ेगी। ठीक है, जरूरी तो दोनों ही है एक्चुअली सोचे तो। जैसे पेन के अंदर रिफिल, ये उसका कंपोनेंट है। अब आप बोल रहे हो कि पेन में रिफिल जरूरी नहीं है, जरूरी तो है ना। फोन के अंदर बैटरी अगेन एक कंपोनेंट है। तो बताओ मेरे एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? फिर बोल रहा हूँ इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट बनेगा, कंपोनेंट थोड़ी बनेगा। फर्क ये हुआ कि इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, कंपोनेंट सेपरेट रहते हैं। यानी अगर आप इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, पर कंपोनेंट एज इट इज निकाल लिए जाते हैं और उसको रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, केक में कंपोनेंट नहीं होते, केक में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने टी बनाया, तो टी में आपने मिल्क डाला, ज़रूरत पड़ी तो वाटर भी डाला, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो शुगर भी डाला, और उसमें चाय पत्ती भी डाल दी, टी डाल दिया उसमें। ये सब मिलके आपका फाइनल टी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप बोलो उसमें से दूध अलग करो, पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट सेपरेबल। तो क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स डाले थे। आप लोग चिप्स का पैकेट, मतलब चिप्स खाते हो ना, तो चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो, कभी उसको पीछे टर्न भी करके देखो तो क्या लिखा हुआ होता है, ये चीज़ें डली हुई है, इंग्रेडिएंट्स। तो बोलेंगे उसमें शुगर भी है, उसमें गार्लिक भी है, उसमें ऑनियन भी है, उसमें फ्लेवर्स भी है। अब मैं बोलूँ अलग करके दिखाओ इसमें से, पॉसिबल नहीं है। अरे जरूरी दोनों है, अभी रुको। इंग्रेडिएंट्स मतलब समझ में आ गया कि सेपरेट नहीं हो सकते, पर कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कार के अंदर व्हील, तो व्हील अलग कर दो, दूसरा लगा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, फोन के अंदर बैटरी, बैटरी निकाल लो, दूसरा नया लगा दो। पेन के अंदर रिफिल, तो रिफिल खत्म हो गया, दूसरा लगा देंगे। तो इनको इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। और सही बोल रहे थे आप लोग, पार्ट्स जिसको अपन बोलते हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। तो ये अलग हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग नहीं हो सकते हैं, पर ध्यान रखना जरूरी तो दोनों ही है। पेन के अंदर रिफिल भी जरूरी है, कार के अंदर व्हील भी जरूरी है, फोन के अंदर बैटरी भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। ये बिना उसके प्रोडक्ट पूरा मानोगे क्या? वही आपको कार दे दे, बोले व्हील खुद लगा लेना, तो आप बोलोगे ये कार पूरा ही नहीं दिया आपने मुझे। ठीक है, कोई बोले फोन, एप्पल कंपनी बोले हम फोन बेच रहे हैं, आईफोन 14 लेके आए हैं, बोले बैटरी खुद ले लेना बस। नहीं ना, उसके बिना वो आईफोन 14 कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो दो, हाँ चार्ज, तो वही तो, चार्जर थोड़ी फोन का पार्ट है। आप जब फोन खरीदने जा रहे हो तब चार्जर खरीदने जा रहे हो, फोन खरीदने जा रहे हो? फोन, ठीक है ना। चार्जर उन्होंने अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि चार्जर को अगर वो उसमें ऐड कर लेंगे तो वो फ़ोन और महंगा हो जाएगा। प्लस चार्जर भी दो तरह के आने लग गए आजकल, एक फास्ट चार्जर आ गया है, एक नॉर्मल चार्जर आ गया है। ठीक है, फास्ट चार्जर महंगा होता है,
तो अब हर फ़ोन के साथ फास्ट चार्जर देने लग जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब किसी के पास ऑलरेडी हो वो फास्ट चार्जर, वो नहीं खरीदना चाहता चार्जर, तो इसीलिए आजकल ये सिस्टम बनाया कि फ़ोन अलग दे देंगे, चार्जर चाहिए तो खरीद लो अलग से। ठीक है, तो चार्जर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द फ़ोन। फ़ोन हमारा बैटरी लग गई, कीपैड लग गया, स्क्रीन लग गया, बॉडी कंप्लीट हो गई, कैमरा लगा दिया, फ़ोन कंप्लीट हो गया। पर सोचो वो कैमरा जो है वो उसका इंग्रेडिएंट थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? कंपोनेंट। एक्चुअली स्टूडेंट्स एप्पल तो खुद फ़ोन बनाता ही नहीं है, वो तो सब चीज़ें दूसरों से लेता है। जैसे कैमरा है तो सोनी से लेता है, ठीक है ना, उसका जो हार्डवेयर है वो सैमसंग से बनवा के ले लेता है, सॉफ्टवेयर है वो किसी एक दूसरी कंपनी से बनवाता है, और फिर उनको असेंबल ही तो कर रहा है खाली, बस हाँ बेस्ट क्वालिटी चीज़ें ले रहा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है कि कैमरा ख़राब क्वालिटी का लगा दे या उसमें कीपैड ख़राब, मतलब सॉरी स्क्रीन जो है वो ख़राब क्वालिटी का लगा दे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसी क्वालिटी कोई और कंपनी नहीं देती है, पर हाँ सारी बेस्ट कंपनी से चीज़ें ले लेता है, उनको असेंबल कर देता है और प्रोडक्ट बना के दे देता है, तो उनको कंपोनेंट्स ही तो बोलूँगा, इंग्रेडिएंट्स थोड़ी बोलूँगा। तो यानी ये कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, दोनों टेंजिबल है, दोनों नॉन लिविंग है और दोनों ही ज़रूरी है, वही हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने पढ़ा हुआ है सर, आप जानते हो कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो एक बार में तैयार नहीं होते हैं, वो ना मल्टीपल प्रोसेस से बन के रेडी होते हैं। तो जो आप बोल रहे थे ना कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे फिर कुछ बनेगा, तो वो प्रोसेस कहलाता है फिर। तो जैसे पेपर है, बताइए पेपर किससे बनता है? वुड से। मतलब ऐसा होगा मैं मशीन में वुड डालूंगा और पेपर बन के बाहर आ जाएगा। पेपर हार्ड नहीं है, पेपर सॉफ्ट है, वुड उतना ही हार्ड है। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि एक मशीन के अंदर वुड डाला और पेपर बन के बाहर। तो क्या होता है? पहले उसको तोड़ते हैं, तो पहले वुड लाते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में क्रश करते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े, जितने पॉसिबल छोटे टुकड़े हैं उतने पॉसिबल छोटे पीसेस उसके बनाए जाते हैं। वो भी मशीन ही करती है, लेबर नहीं कर पाता है वो। तो मशीन एकदम छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देती है और उसको पानी में डुबा दिया जाता है ना। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है, इसमें कटिंग करके उसको लकड़ियों को पानी में बहुत दिन के लिए डुबा दो, तो क्या है, उसका एक पल्प तैयार हो जाता है। जैसे पेपर को बहुत दिन तक पानी में भिगा दो तो क्या होगा? पेपर मैशी बन जाएगा, है ना, मतलब गीला हो जाएगा, एकदम अजीब सही दिखने लग जाएगा। वो पल्प यहाँ भी बन जाता है। अच्छा, पल्प बन गया, फिर क्या करें? अब वो पल्प तो ब्राउन कलर का एकदम, और पेपर तो वाइट कलर का आता है एकदम। तो क्या किया फिर? कुछ तो उसमें डाला है, तो उसमें केमिकल डालते हैं, ब्लीच वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, और ब्लीच डाल के ब्लीचिंग करके उसको पूरा वाइट करके और उससे पेपर रोल्स बना देते हैं। पेपर रोल्स मतलब ऐसा नहीं होता कि छोटे छोटे पेपर बन बन के आ गए, ठीक है, लंबे लंबे रोल्स बनते हैं, शीट्स आती है, फिर उसको रोल कर दिया जाता है और बहुत बड़े बड़े रोल्स तैयार हो जाते हैं और फिर लोगों को बेच दिया जाता है, या जो जैसा मांगे उसके हिसाब से कट कर दिया जाता है और उसको फाइनली पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पेपर बनाने का प्रोसेस है। तो ऐसे कई चीज़ें होती है जो प्रोसेस में बनती है, जैसे क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, तो आपको पता होगा क्रूड ऑयल की फर्स्ट रिफाइनिंग होती है तो उससे डीजल बनता है, और फिर सेकेंड टाइम दोबारा रिफाइनिंग होती है तो पेट्रोल बन जाता है ना। पहले डीजल निकलता है फिर पेट्रोल निकलता है। डीजल एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़्यादा पल्यूट करता है और पेट्रोल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कम पल्यूट करता है।
पॉल्यूशन तो दोनों ही कर रहे हैं। और बेटर रिफाइन करे तो सुपर एक्स पेट्रोल बन जाता है। आजकल पेट्रोल में भी दो वेरिएंट आते हैं ना, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक सुपर एक्स पेट्रोल। और इनके साथ साथ और भी चीज़ें निकल जाती है, वैक्स निकल जाता है, केरोसिन ऑयल निकल जाता है, ऐसे और भी चीज़ें आ जाती है साथ में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू वो भी बनता है। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो मटेरियल पढ़ा रहा था। मुझे बताओ इसमें मटेरियल किसको बोलोगे? ये प्रोसेस था, इसमें मटेरियल किसे बोलूं? वुड, बस वुड ही मटेरियल है। ये पल्प भी मटेरियल है। ये पल्प आउटपुट बोलोगे या इनपुट बोलोगे? फर्स्ट का आउटपुट फॉर और वन प्रोसेस सेकंड का इनकम इनपुट बोलते थे ना। जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते थे, अकाउंट वगैरह बनाते थे, तो यही बोलते थे ना, जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का, यानी ये भी तो डायरेक्ट मटेरियल ही है। पिछले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो जाता है वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, वो भी ज़रूरी है। उसके बिना मेरा प्रोडक्ट अभी भी अधूरा है, ठीक है ना। अगेन पेपर रोल से पेपर बनाया तो पेपर रोल भी डायरेक्ट मटेरियल ही है, पर वो थर्ड प्रोसेस के लिए डायरेक्ट मटेरियल है और सेकंड प्रोसेस के लिए वो आउटपुट है, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल है सब। क्या बिना पल्प के ये प्रोसेस करना पॉसिबल है? तो ये तो ज़रूरी है ना। तो इनडायरेक्ट कहाँ से हुआ? ये तो डायरेक्ट हुआ ना। गलती ये हो जाती है कि हम विजिबल और इनविजिबल में चले जाते हैं और इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है क्या वो उसके लिए ज़रूरी है और क्या वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं बोलूँ कि इस प्रोसेस के अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया इस प्रोसेस को अच्छे से चलाने के लिए, तो उसको थोड़ी मैं डायरेक्ट बोलने लग जाऊंगा, उसको मैं इनडायरेक्ट ही बोलूँगा। नहीं, पेपर के लिए तो वुड ही डायरेक्ट मटेरियल है। हाँ, पेपर के लिए तो वुड ही डायरेक्ट मटेरियल है, पर इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए अलग अलग डायरेक्ट मटेरियल है। तो अगर फर्स्ट प्रोसेस के बोलूँ तो वुड, सेकंड प्रोसेस के लिए बोलूँ तो पल्प, थर्ड प्रोसेस के लिए बोलूँ तो पेपर रोल। तो अगर आप बोलोगे कि पेपर, सर मेरा काम तो सिर्फ पेपर बनाने का है, तो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल पेपर रोल है, ठीक है। अगर मैं तीनों ही काम करता हूँ तो वुड मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। पर अगर मैं सिर्फ यही वाला काम करूंगा तो पेपर रोल ही तो मटेरियल हुआ। मैं पेपर रोल बाहर से खरीद के ले आऊं और मैं उसको कट कर करके पेपर बना के बेच दूं, ये भी तो कर सकता हूं मैं। तो मेरे लिए तो पेपर रोल ही बन गया ना डायरेक्ट मटेरियल। मैं ऐसा करूं कि मैं ना पल्प बनाने का काम ही छोड़ दूं, मैं बाहर से ही पल्प खरीद के ले आऊं और फिर मैं उससे पेपर रोल बना के बेचने लग जाऊं, तो मेरे लिए तो पल्प हुआ ना डायरेक्ट मटेरियल। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कर रहे हो तो हाँ वही डायरेक्ट मटेरियल है, पर इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज अलग अलग है। सबको क्लियर? तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं ना। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए मटेरियल। मटेरियल को डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल, तो उसमें लिखिए एनी टेंजिबल, एनी टेंजिबल, एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, any tangible and non-living substance used for manufacturing, any tangible and non-living substance used for manufacturing of final product, used for manufacturing of final product are called material, are called material. नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज ऑफ टू टाइप्स। सर एक बार रिपीट करना। एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, used for manufacturing of final product are called material. It is of two types. It is of two types. It is of two types. First
It is of two types. First, direct material. डायरेक्ट मटेरियल, उसमें लिखिए डैश लगा के, इट रेफर्स टू द मटेरियल, इट रेफर्स टू द मटेरियल which forms the major part, it refers to the material which forms the major part of the final product. It refers to the material which forms the major part of the final product. है ना, जो मेजर है, जो ज़रूरी है. एग्जाम्पल क्या प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है? तो एग्जाम्पल प्राइमरी पैकिंग. सर एक बार डायरेक्ट मटेरियल रिपीट करना. स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ. डायरेक्ट मटेरियल में मैंने लिखा कि इट रेफर्स टू द मटेरियल विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. इट रेफर्स टू द मटेरियल विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. एग्जाम्पल प्राइमरी पैकिंग कॉमा components comma ingredients comma output transferred from one process to another. Output transferred from one process to another. Output transferred from one process to another. उसको भी डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे. आउटपुट ये पहले प्रोसेस का था, पर दूसरे के लिए ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल. सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल, it refers to those material. इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्सप्लेनेशन लिखिए. इट रेफर्स टू दोज मटेरियल, इट रेफर्स टू दोज मटेरियल which provide ancillary services, एंसिलरी की स्पेलिंग होती है ANCILLLARY. एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्ट. तो दोज मटेरियल विच प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज. एग्जाम्पल मशीनरी लुब्रिकेंट्स. मशीनरी लुब्रिकेंट्स कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग स्टेशनरी होता है जैसे सेलो टेप हो गया, सीजर हो गया, ठीक है, पेपर की रिम हो गई, होता है ना प्रिंटर में A4 साइज के शीट्स अपन लगाते हैं प्रिंट करने के लिए, वो रिम हो गई. ये सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहलाता है. कॉमा सेकेंडरी पैकिंग कॉमा फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करना, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे. ये प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालेंगे. किसी प्रोडक्ट में हमने पेट्रोल डाल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता. वो इनडायरेक्ट मटेरियल है. किसी मशीन वगैरह में डाला होगा, जनरेटर में डाला होगा उसको चलाने के लिए, तो ये सब इनडायरेक्ट कहलाएंगे. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? मटेरियल मतलब समझ में आ गया कि किसको मटेरियल लेना है. टेंजिबल हो, नॉन लिविंग हो, और अगर लगे ज़रूरी है तो डायरेक्ट. टेंजिबल हो, नॉन लिविंग हो, पर लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है तो इनडायरेक्ट. हाँ, हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि हम कोई चीज़ लेके आए और सर हमने क्लीन किया उसको वाटर से. ठीक है, जैसे घर में ही सब्जियां खरीद के लाते हैं तो पहले उसको वॉश करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही हमारे इसमें भी हो सकता है. जैसे मैंने अभी आपको पल्प का एग्जांपल ही दिया,
कि वुड को हमने पानी में डाल दिया, वो गीला हो गया, फिर हमने उससे अपना अगला प्रोसेस शुरू हुआ। तो सर अब उस वाटर को आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे या इनडायरेक्ट बोलोगे? तो अगर आपको लग रहा है कि वो ज़रूरी था, उसके बिना तो अधूरा है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि मैशी बनाने के लिए पानी तो चाहिए ही होगा, तो वो डायरेक्ट है। पर सिर्फ क्लीनिंग करने के लिए आपने यूज़ किया है तो वो एंसिलरी सर्विसेज है, वो मेजर पार्ट नहीं था, तो वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई नाम लिखवा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ हमेशा डायरेक्ट ही होगी, मैं आपको यूज़ के हिसाब से ट्रीट करने बोल रहा हूँ कि हमने उसको कैसे यूज़, हाँ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ आंसर आएगा। हो सकता है कभी मैं प्लास्टिक को डायरेक्ट मटेरियल बोलूँ तो कभी मैं प्लास्टिक को इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोलूँ। मान लो मेरा ना कंस्ट्रक्शन का काम है और मैंने ना सीमेंट खरीद लिया, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में तो सीमेंट काम आएगा ही, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ। अब मैंने ऑफिस के लिए भी सीमेंट खरीद लिया कि वहाँ भी कुछ रिपेयरिंग करनी थी, तो अब मैं उस सीमेंट को डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इनडायरेक्ट बोलूँगा। तो कैसा यूज़ है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है, ये नहीं है कि कोई आइटम बोल दिया। इसलिए मैंने कोई आपको जनरल एग्जांपल नहीं लिखवाया कि प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है, पेपर डायरेक्ट मटेरियल है या वाटर डायरेक्ट मटेरियल है। मैंने बोला अगर कंपोनेंट के जैसे यूज़ हो रहा हो, अगर इंग्रेडिएंट के जैसे यूज़ हो रहा हो, अगर प्राइमरी पैकिंग के जैसे यूज़ हो रहा हो, अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो ऐसे मटीरियल को हम लोग हमेशा डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकेंड पॉइंट। तो मटीरियल क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो अगला पॉइंट आता है लेबर, कि लेबर किसे बोले। तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, क्या मैं उसको अब लेबर कॉस्ट तो बोल दूं? मटेरियल तो आप मना कर दिए कि सर मटेरियल तो नहीं है, तो क्या आप उसे लेबर बोल सकते हैं? पर मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को सैलरी दी, क्या उससे लेबर बोल सकता हूं? और अगर मैंने डायरेक्टर को सैलरी दी, क्या मैं उससे लेबर बोल सकता हूं? हाँ, और मैंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, क्या मैं उसे लेबर बोल सकता हूं? उसको नहीं बोलेंगे। और डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं वो मानेंगे। और अगर मैंने गार्ड को सैलरी दी, वो भी लेबर में आएगा। और मैंने ना कुछ लाइव स्टॉक यूज कर लिए, क्या यूज कर लिए? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कैमल, हॉर्सेस, बुलक्स, इनको हमने यूज किया, तो बताओ क्या उनको भी लेबर बोले? तो फिर कैसे डिसाइड कर रहे हो? अच्छा, पार्टनर को सैलरी दी, अब वो नहीं है, तो क्या डिसाइड कैसे कर रहे हो आप किसको लेबर बोलना है, किसको नहीं बोलना है? डायरेक्टर को सैलरी दे रहा हूं, आप बोल रहे हो लेबर है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज, अरे फिर तो डायरेक्टर थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डायरेक्टर बनाएगा थोड़ी। हाँ, ऐसे तो फिर हम सारे बिजनेस की तो बात ही नहीं कर पाएंगे। हमने तो बोला ना बिजनेस 3 तरह के हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस भी है, ट्रेडिंग भी है। तो क्या आप सिर्फ बोलोगे जो बनाता है सिर्फ वही लेबर है और जो हमारा सर्विस देता है वो लेबर नहीं है? जैसे रेस्टोरेंट्स है, उसमें वेटर्स होते हैं, तो क्या उनको लेबर नहीं बोलोगे फिर आप? वो तो बना ही नहीं रहे। बोलेंगे ना सर। हाँ, तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, डिसाइड कैसे करूँगा मैं कि पार्टनर बोला तो आप मना कर दिए, डायरेक्टर बोला तो आप हाँ कर दिए, गार्ड बोला तो आप बोले हाँ लेबर है। कैसे डिसाइड होगा ये चीज़? बताओ, मैं लेबर हूँ क्या? मैं पढ़ाने आया हूँ आप लोग को, ठीक है, तो क्या मुझे भी लेबर बोला जाएगा? इतनी अच्छी डिग्री ले रखी है मैंने, है ना? आप लोग जो सीएमए कर रहे हो वो मैंने भी ले रखा है, मुझे भी लेबर बोला जाएगा? और आप लोग मान लो सीएमए कर लोगे जब, तो फिर आप भी जॉब करने जाओगे किसी कंपनी में, तो कंपनी बोले ये तो लेबर है हमारे, हाँ? और अगर मान लो आप लोग आर्टिकलशिप करने गए, इंटर्नशिप जो आप करोगे सीएमए के अंडर या सीए के अंडर, जहाँ भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो वहाँ भी वो बोले कि ये तो हमारे लेबर है, हाँ? और सुनो, अगर मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और ना बाय चांस, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मान लो बाय चांस लाइट चली जाए, ठीक है, थोड़ी देर वेट किया कि भाई लाइट आ जाए, नहीं आई, तो पता आसपास पूछा तो पता चला सिर्फ अपनी गई थी, तो मतलब अपने यहाँ ही फॉल्ट था। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया,
इलेक्ट्रिशियन ने रिपेयर किया, मैंने उसको 500 रुपये निकाल के दे दिए, तो अब बताओ क्या उसको लेबर बोलूं? नो सर। अब उसको लेबर नहीं बोल रहे हो, क्यों? गार्ड तक को तो आप लेबर बोल रहे हो, इलेक्ट्रिशियन को आप लेबर बोलने से मना कर रहे हो। हाँ, तो फिर आप सीएमए बन के कंपनी में जाओगे तो प्रोफेशनल सर्विस ही तो दोगे। हाँ, वो भी तो इंस्टीट्यूट को देंगे। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एम्प्लॉई किसको बोलते हैं? लेबर का ऑल्टरनेटिव नेम ही एम्प्लॉई है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉई किसे बोलते हैं? क्या पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉई है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो ओनर है। और डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है? क्योंकि वो ओनर नहीं है। तो बिल्कुल ये सबसे पहली कंडीशन है कि बिजनेस में काम तो बहुत लोग करते हैं, पर सबको एम्प्लॉय नहीं बोल सकते आप। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट चल रहा है, तो मैंने बोला उसमें वेटर जो बना सर्व कर रहा है वो लेबर है, उसमें जो खाना बना रहे होंगे शेफ्स जो होंगे वो भी उसके लेबर है। अब काम तो पार्टनर भी कर रहे होंगे ना, ध्यान रख रहे होंगे, सुपरविजन वगैरह तो कर ही रहे होंगे, तो उनको थोड़ी लेबर बोलने लग जाएंगे। तो काम तो बहुत लोग करते हैं, पर लेबर सब उसको ही बोल सकते हैं जो ओनर नहीं हो, है ना? ओनर नहीं होना चाहिए, और वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मतलब है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन, जो आप बोल रहे थे ना कि हमारे लिए ही काम कर रहा है। जैसे आप जब सीएमए कर लोगे तो आप कंपनी में जॉब करोगे, अच्छा ऐसे अलाउड होगा कि 4-5 जगह जॉब कर लो आप? हैं? एक ही जगह कर सकते हो, तो आप कंपनी के लेबर कहलाओगे। मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा मुझे लेबर नहीं बनना, तो मैंने क्या किया? मैंने एक अपनी फर्म खोल ली, सीएमए किया, फर्म खोल ली, और फिर उसके बाद मैंने उसी कंपनी की ऑडिट ले ली जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहोगे, और वो मुझसे अब काम करवा रही है, ऑडिट वगैरह करवा रही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रही है, तो मैं लेबर नहीं कहलाऊंगा। मैं तो और भी लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, सिर्फ उस कंपनी के लिए थोड़ी करूँगा। इलेक्ट्रिशियन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया कि इलेक्ट्रिशियन सिर्फ अपना नहीं है, वो पूरी दुनिया में किसी को भी सर्विस दे सकता है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाइंडेड नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा, इस टाइम से इस टाइम पे मेरे लिए ही काम करेगा। तो फिर हम बोलेंगे कि अगर ऐसा बाइंड कर दोगे कि सिर्फ मेरे लिए काम करेगा तो लेबर है, बाउंडेशन नहीं है तो लेबर भी नहीं है। समझ रहे हो? आप बोलोगे सर कैजुअल लेबर भी तो आते हैं, ठीक है, आज हमने सुबह 10 बजे उसको बुलाया, शाम को 5 बजे तक करवाया, फिर अगले दिन तो सर हम किसी और को लेके आ गए, वो तो दूसरों के लिए भी काम करेगा, पर उस दिन वो 10 से 5 सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है, तो उस दिन के लिए वो आपका लेबर है, अगले दिन वो लेबर नहीं है, उसको मत देना पैसे, किसी दूसरे को देना। इसी को इसीलिए बोलते हैं कैजुअल लेबर। तो एक होता है रेगुलर लेबर और एक होता है कैजुअल लेबर। कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होगा कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वो सिर्फ मेरे लिए ही करेगा, उसको टाइम लग जाए वो अलग चीज़ है। ऐसे तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे 1 महीना लग जाए किसी कंपनी को ऑडिट करने में, तो ये थोड़ी बोलने लग जाएंगे लेबर है। हाँ, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं फिर हम लोग, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है वो। फिर अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाने का काम लिया है और उसमें अब पूरे बिल्डिंग में वायरिंग करवानी है, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को हायर किया कि तुम इस बिल्डिंग में पूरा वायरिंग कर देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर देना। वो आप लोगों ने इंटर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा, उसमें आता है वो। फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने आपको, कोई काम दे दिया कि कुछ पीरियड के लिए मेरे लिए काम कर लो। जैसे मैंने बोला कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही तो देगी कि मेरे कंपनी का क्या कर लो, ऑडिट कर लो, ठीक है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो लेबर कॉस्ट में, वो सैलरी के नाम से नहीं दिखा सकते कि हमने ऑडिट के लिए सैलरी दी, वो बोलते हैं ऑडिट के लिए फीस दी हमने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन को सब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए, उसको लेबर का वेजेस नाम से नहीं दिखा सकते। हाँ, पर ये हो कि वो इलेक्ट्रिशियन हमेशा हमारे लिए ही काम करता है,
वो किसी और साइट पे जाता ही नहीं है, किसी और बिल्डर के लिए काम करता ही नहीं है, तो मतलब मैंने उसको हायर ही कर रखा है अब तो फिर अब उसको सैलरी के नाम से दिखाऊंगा मैं। समझ में आ रही बात? पक्का क्लियर है? तो बताओ मैं लेबर हूँ क्या? नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, मैं और भी जगह पढ़ाता हूँ, जैसे मैं सीए वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, तो अपने अभी फिलहाल इस इंस्टीट्यूट में सीए का नहीं है, तो मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं सीए का पढ़ाता हूँ, शास्त्री नगर में, तो कॉन्सेप्ट्स के नाम से वहाँ पे सीए वालों को पढ़ाता हूँ। तो मैं इधर भी आता हूँ, मैं उधर भी जाता हूँ, बाउंडेशन नहीं है। हाँ, टाइम दे दिया मैंने कि 2 घंटे में इधर पढ़ाने आ जाऊँगा, तो इट इज़ लाइक अ सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। या तो सर खुद ही पढ़ा लेते, सारे ही सब्जेक्ट खुद पढ़ा लेते, पर उनको लगा सारे मैं नहीं करूँगा तो दूसरे से करवा लेते हैं कुछ काम, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई। तो बेसिकली आई एम हायर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। वो ये नहीं दिखाएंगे अपनी फर्म की बैलेंस शीट में कि मैंने सैलरी दी संजय सर को, वो दिखाएंगे मैंने फीस दी सर को या मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया सर को, तो लेबर हेड में नहीं आएंगे हम लोग। आ रहे समझ में? अच्छा, फिर हम बोल रहे हैं लेबर 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? तो जो मेजर लेबर है, अगेन रॉ मटेरियल में जैसे बोला था ना, मेजर कंपोनेंट है, मेजर इंग्रेडिएंट है, वैसे जो मेन लेबर है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा वो कहलाएगा डायरेक्ट लेबर। और जो सपोर्ट करेंगे, कि वो काम तो नहीं करेंगे जो काम एक्चुअली बिजनेस का है, पर सपोर्ट जरूर करेंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर। जैसे हॉस्पिटल का एग्जांपल लो, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों सोचते हो आप लोग? मैं बार बार बोल रहा हूं, बिजनेस 3 तरह के हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। तो सर्विस की सोचो आप, हॉस्पिटल सर्विस है, हॉस्पिटल भी बिजनेस ही है ना। ये मत सोचना कि हॉस्पिटल चैरिटी खोलने के लिए खुला है। लोग बोलते रहते हैं कि यार डॉक्टर ने इतने पैसे ले लिए, ट्रीटमेंट के इतने पैसे ले लिए, पर उन्होंने हॉस्पिटल खोला ही इसलिए कि वो पैसे लेंगे, ठीक है ना। चाहे वो जितना भी ले, पर वो ठीक तो कर दे, बस ऑब्जेक्टिव ये रहता है, ठीक है ना। दूसरा, भगवान बोला जाता है डॉक्टर को, और फिर पैसे जब लेता है तो फिर उस टाइम फिर गालियां देने लग जाते हैं कि ये ज़्यादा पैसे ले रहा है। क्यों? वो आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं, उनका भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो पैसे तो उनको भी चाहिए ना। तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो अब बताओ, हॉस्पिटल बिजनेस में मेन काम क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। तो ट्रीट कौन करेगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां पर डायरेक्ट लेबर है, पर अब उनके साथ तो नर्सेज भी होते हैं, वार्ड बॉयज भी होते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं, बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। क्लीनर भी होते हैं जो कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल को साफ रखने की कोशिश करते हैं। तो इनको अब हम डायरेक्ट लेबर थोड़ी बोलने लग जाए, लेबर तो ये भी है, इनको भी सैलरी दी जाएगी, पर उनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। तो नर्सेस सैलरी, स्टाफ सैलरी, रिसेप्शन सैलरी, गार्ड सैलरी, ये सब आपके इनडायरेक्ट लेबर में जाएंगे। मेन डॉक्टर ही तो काम करेगा ट्रीटमेंट का, तो वही तो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। पर आप बोलोगे सर कई बार ऐसा भी तो होता है, हॉस्पिटल में भी बाहर से डॉक्टर बुला लेते हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हम दूसरे डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो बस एग्जैक्टली दैट इज कंसल्टेंसी। वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसको फिर लेबर में नहीं लेंगे, फिर वहां डॉक्टर का पैसा लेबर हेड में नहीं जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉस्ट में ही नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं लेबर नहीं बोलूंगा मैं बस उसे। सर फिर वो कहाँ जाएगा? सर आप मटेरियल में भी नहीं ले रहे हो, आप लेबर में भी नहीं ले रहे हो, तो वही चीजें जाती है फिर एक्सपेंसेस हेड में। जो मटेरियल और लेबर में नहीं आता है वही जाएगा किसमें? एक्सपेंसेस में। तो ऑडिटर को फीस दिया, एक्सपेंसेस में। कोई कंसल्टेंट्स को चार्जेस दिए, एक्सपेंसेस में। लीगल फीस दी, लॉयर वगैरह अपॉइंट कर लिए, उसको फीस दी, एक्सपेंसेस हेड में जाएगा, वो लेबर हेड में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में सबको? अच्छा, बैंक है, बैंक में क्या काम होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो। बैंक में क्या काम होता है? बैंक का क्या काम होता है? मनी डिपॉजिट करना, मनी डिपॉजिट करना, लोगों को लोन देना। तो मुझे बताओ, मैं तो जब एक बैंक में जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे गार्ड दिखता है वहाँ पर, तो गार्ड भी लेबर तो है ही उसका, बैंक का, पर क्या बोलूँ, डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर?
इनडायरेक्ट, वो थोड़ी लेना देना करेगा पैसों का। अच्छा, फिर और आगे जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट दिखती है, वो पूछती है क्या काम है, उस हिसाब से वो हमको काउंटर में भेजते हैं। तो अब बताओ वो डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट, वो थोड़ी पैसा लेना देना कर रही है। पर जब हम पर्टिकुलर काउंटर में पहुंच जाते हैं, वहाँ जो क्लर्क बैठे हुए हैं, जो हमसे पैसा लेंगे जमा कराने के लिए या लोन चाहिए तो पैसे डिसबर्स करेंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर है। हालांकि बैंक कभी लोन कैश में नहीं देता है, हमेशा अकाउंट में आता है आपके, तो मिलता तो नहीं है पर जाता जरूर है अपना, है ना, कैश में। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ तो मैनेजर भी होंगे। मान लो मेरे काउंटर में लड़ाई हो गई है ना, एक क्लर्क से, धीरे धीरे कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो मैनेजर आ गया, बोले क्या हो गया सर, क्या बात हो गई, पूछने लग गया। तो मैं सोचने लग गया मैं लेबर है ये, तो कौन सा लेबर है, डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट, मैनेजमेंट का काम है ना, बैंक का काम तो नहीं कर रहे वो, एक्चुअली पैसा लेना देना तो नहीं कर रहे, वो तो मैनेज कर रहे चीज़ों को, इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। स्कूल जाते थे आप लोग पढ़ने? स्कूल में क्यों जाते थे? पढ़ने। चलो एटलीस्ट ये तो नहीं बोले कि मौज मस्ती करने जाते थे, हम तो करी होगी खूब मौज मस्ती, पर एक्चुअली तो पढ़ने ही जाते थे, और मौज मस्ती करते थे तो डांट भी पड़ती थी। तो मुझे बताओ पढ़ाते कौन थे? बस दे आर डायरेक्ट लेबर। स्कूल जो भी पेमेंट करता था उनको, वो उसको लेबर नाम से ही बोलते होंगे कि हाँ हमने टीचर्स को सैलरी दी, वो तो नहीं बोलते थे सब कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, वो टीचर से वहीं पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो क्या? पर अगर हम बोले वहाँ तो प्रिंसिपल भी थे, था या थी जो भी थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे, और इसके अलावा कुछ सुपरवाइजरी टीचर्स भी होते होंगे, पीटीआई टीचर या अलग अलग नाम बोलते हैं अपन उनको, तो सुपरवाइजरी टीचर्स भी थे, और आपके जो मेड्स थी, ठीक है, जो वहाँ पर आपका क्लीनिंग वगैरह का काम करती थी, सब भी लेबर ही तो थे, वो सब, सबको सैलरी मिलती थी वहाँ पर क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। तो अब बताओ, अब जब सीएमए के अंडर या सीए के अंडर ट्रेनिंग करने जाओगे, ठीक है, आर्टिकल बन के जाओगे, तो क्या आपको भी लेबर बोले? हाँ, इतना समझा दिया तो बताओ क्या आप लोग भी लेबर हो गए? हाँ, ये सही बोल रहे हैं, बोले ना बोले ट्रीट वैसा ही होगा। तो आप लोग को लेबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उस केस में उसको आर्टिकलशिप ही बोलते हैं, उसको ट्रेनिंग ही बोलते हैं, उसमें लेबर नहीं बोला जाएगा। मतलब वहाँ पर रिलेशन ट्रेनर और ट्रेनिंग का है, मास्टर और सर्वेंट का नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सीए आपको कुछ भी काम बोले और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो सीखने से रिलेटेड काम है वो करेंगे। हाँ, ट्रीट वैसे ही करेंगे, बोले चाय भी लेके आओ हमारे लिए, जूस भी लेके आओ हमारे क्लाइंट के लिए, वो सारे काम होंगे, बट हाँ एक्चुअली आप खाली सीखने जा रहे हो, आप सारे काम नहीं करोगे वहाँ पर। क्लियर है क्या? लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। सेकंड पॉइंट लिखिए लेबर। तो एनी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, any human being working in an organization under an employment relationship, any human being working in an organization under an employment relationship are called labor. Any human being working in an organization अंडर एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट मतलब मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। तो जैसे मैं पार्टनर की बात कर रहा था, पार्टनर्स को भी सैलरी मिलती है, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा है ना, उनको सैलरी भी मिलती है, उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, सब कुछ मिल सकता है उनको। तो पार्टनर का मास्टर कौन? वो तो ओनर है खुद ही, इसीलिए तो वो लेबर नहीं है। पर डायरेक्टर जब मैंने बोला, तो डायरेक्टर कंपनी के लिए एम्प्लॉई है, मतलब एक्चुअली ओनर तो शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर तो कंपनी के लिए काम कर रहा है खाली, तो वो लेबर है और सैलरी लेके जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है। फिर लिखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेक्स्ट लाइन में, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। लेबर भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसे अपन बोले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो फैक्ट्री के जो वर्कर्स है वो तो डायरेक्ट लेबर हो गए, पर फैक्ट्री में भी गार्ड होते हैं, फैक्ट्री में भी क्लीनर होते हैं, फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर होता है, फैक्ट्री में भी फोरमैन होता है,
अच्छा ये आई गई बात, तो मुझे बताओ फोरमैन और सुपरवाइजर में क्या फ़र्क होता है? सुपरवाइजर तो सारा सब कुछ बताता है कैसे क्या करना है, डायरेक्ट करता है, बोल सकते हैं। फोरमैन और सुपरवाइजर, ऑनलाइन स्टूडेंट मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ। सुपरवाइजर और फोरमैन में क्या फ़र्क होता होगा, ये आप लोग को एक ही लगता है? नो वन? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। फोरमैन बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्कर्स का लीडर होता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स का लीडर जो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करता है। बेसिकली उन दोनों लोगों के बीच का पर्सन है वो। लेबर बहुत सारे हैं, मैनेजमेंट हमारा एक है। मैनेजमेंट को लेबर तक कुछ पहुंचानी है बात, तो क्या करेंगे, बोलेंगे लेबर के लीडर को बुला लो, उसको बोल देते हैं, वो आगे पास ऑन करता रहेगा। लेबर को कुछ बात मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, तो सारे लेबर थोड़ी उठ के चले जाएंगे। क्या होगा, एक लीडर अपॉइंट करेंगे और वो फिर आगे मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा, तो वही फोरमैन होता है। तो बेसिकली नेतागिरी करता रहता है, काम कुछ करता नहीं है। तो वो डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? हाँ, इनडायरेक्ट। तो फोरमैन को हम लोग इनडायरेक्ट में लेते हैं। अच्छा, अब सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर वर्कर्स का ध्यान रखता है कि जो काम दिया गया है वो काम वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने ना इंटर में लेबर में पढ़ा हुआ है कि लेबर खाली बैठा रहता है ना तो भी पैसे मिलते हैं। तो सुपरवाइजर का काम यही है कि उसको ध्यान रखना है कि लेबर खाली ना बैठे। समझ रहे हो क्या? वो सुपरवाइजर का काम होगा। तो अब अगेन सुपरवाइजर प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर ही कहलाता है। तो फोरमैन हो चाहे सुपरवाइजर हो, इनडायरेक्ट लेबर में ही आएगा हमेशा। सबको क्लियर? तो लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ए डायरेक्ट लेबर, उसमें लिखिए इट रेफर्स टू दोज लेबर, इट रेफर्स टू दोज लेबर who are engaged, it refers to those labor who are engaged in the main activity of the business. It refers to those labor who are engaged in the main activity of the business, who are engaged in the main activity of the business. Example, factory workers, comma, teachers in school, comma, doctors in hospitals, comma, clerks in bank, etc. आपके माता ने नहीं बुलाया ना, आप लोग यही बैठे रहो अभी। तो बी इनडायरेक्ट लेबर, तो उसमें लिखिए इट रेफर्स टू दोज लेबर who provide ancillary services. It refers to those labor who provide ancillary services. Again ancillary मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेन एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे अपन बोले कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो डॉक्टर ही करेगा, वो तो सिर्फ डॉक्टर को असिस्ट करेंगे, तो एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो नहीं सर, हमने देखा है कभी कभी सिस्टर भी ऑपरेशन कर देती है, साथ में रहते सीख जाते हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी करने लग जाते हैं, पर अल्टीमेटली वो असिस्टेंस ही कहलाएगा। मेन जो नॉलेज है डॉक्टर को वो तो नहीं है। जैसे आप CMA की बात कर रहे थे, आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तो आप एक तरह से ऑलमोस्ट CMA का काम ही करके देंगे। बैलेंस शीट P&L तो आप ही बना दोगे, ठीक है, साइन ही तो करेंगे वो खाली, पर फिर भी वो हेल्प कहलाएगी।
वो ये नहीं बोलेंगे कि जो सीए का नॉलेज है, जो सीएमए का नॉलेज है, वो आप में अभी आ गया है, वो नहीं आया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, हाँ नहीं वो तो डायरेक्ट हुआ ना। अच्छा, एंसिलरी सर्विसेज लिखवा दिया था मैंने। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फोरमैन, एग्जाम्पल फोरमैन सैलरी, कॉमा सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, कॉमा सुपरवाइजर सैलरी, कॉमा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा पावर, कॉमा पावर, कॉमा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एटसेट्रा, ठीक है। तो अब लास्ट हेड कौन सा बचा स्टूडेंट्स? एक्सपेंसेस। अब तो बस लास्ट ही बचा हुआ है, एक्सपेंसेस। तो मैंने इसका आइडिया आपको पहले ही दे दिया था। जो कॉस्ट मटेरियल और लेबर में आपको नहीं सूट करे, कि लगे नहीं सर ये तो मटेरियल भी नहीं लग रहा, ये तो लेबर भी नहीं लग रहा, तो बस उसी को एक्सपेंस में डालना होता है। यानी रेसिडुअल कैटेगरी है, जो बच जाए वो एक्सपेंसेस में डाल दो। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस में एनी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, any cost other than material and labor are called expenses. Any cost other than material and labor are called expenses. Full stop. It is of two types. ये भी दो तरह के होते हैं. It is of two types. तो A direct expense, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें लिखिए इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल हायर चार्जेस, HIRE, हायर चार्जेस। सर एक बार रिपीट करना। एग्जाम्पल, डेफिनेशन भी रिपीट करूं? हाँ, डेफिनेशन। डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा मैंने, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल हायर चार्जेस, HIRE, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीनरी, कॉमा डिजाइनिंग चार्जेस, कॉमा रॉयल्टी एटसेट्रा। और बी लिख लो एक बार, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, it refers to the common expenses, example rent, comma electricity, comma depreciation, comma advertisement, etc. तो एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना बहुत आसान है। जो एक्सपेंस आपको लगे कि सर ये तो कॉमन है, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहा सर, ये तो जनरल नेचर का खर्चा है, तो उसको इनडायरेक्ट बोल देना। और जो लगे नहीं सर ये तो स्पेसिफिक हो रहा है, ये तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है सर, बाकी में नहीं होगा ये तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन तो कॉस्ट नहीं है, पर मशीन पे डेप्रीसिएशन लगेगा, वो कॉस्ट है, तो वो एक्सपेंस है। अब अगर लगे कि मशीन तो सर सारे प्रोडक्ट को बना रही है,
सभी प्रोडक्ट में ही मशीन लगेगा सर, तो बोल देना इनडायरेक्ट है। पर लगे कि नहीं सर ये तो इसी मशीन का है, इसी प्रोडक्ट के लिए है, बाकी में नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया जाएगा। ठीक है, तो कल इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर दूंगा, अभी आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ओके ओके।